इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। 12 फरवरी को भी बाजार में निवेशकों के पैसे का डूबना जारी रहा, मगर इसमें कुछ सुधार भी आया। ज्यादातर शेयरों के दाम लाल रंग में डूबे नजर आए। 11 फरवरी को बाजार में कोहराम मचा, 12 फरवरी को भी जारी रहा। बाद में दिन के दूसरे हिस्से में मार्केट ने वापसी की और 1% का सुधार देखा गया। हिंदी के दर्शकों और निवेशकों को बाजार की खबरों से भिड़ना पड़ेगा। थोड़ी मुश्किल होती है, हमें भी होती है, लेकिन इन खबरों को आप छोड़ नहीं सकते। इसका संबंध हमारी बचत और भविष्य की योजनाओं से है। तो हमने आज फिर से कोशिश की है और वीडियो बनाया है ताकि बाजार के उतार चढ़ाव से हमारा वास्ता बना रहे। सवाल है कि क्या मिडिल क्लास का सपना अब भी सुरक्षित है? क्या आपको लगता है कि इस बाजार से जो आपने उम्मीद की थी वो पूरी हो पाएगी, या फिर यहां भी आपका इंतजार लंबा हो जाएगा? 27 सितंबर को सेंसेक्स 85,978 अंकों के और एनएसई निफ्टी 26,277 अंकों के पार चला गया। दोनों अपने शीर्ष पर थे। 12 फरवरी को सेंसेक्स गिरकर 76,000 और एनएसई निफ्टी 23,000 के नीचे आया। काफी देर के बाद दोनों में सुधार हुआ और सेंसेक्स 76,000 से ऊपर गया, निफ्टी 23,000 से ऊपर। इसके बाद भी सितंबर 2024 से तुलना करें तो बाजार में गिरावट प्रचंड है। आप खुद भी देखिए कि मार्केट कहां से कहां आ गया और किसी को पता नहीं कि कितना अभी और गिरने वाला है। 2023 की शुरुआत से शेयर बाजार चढ़ने लगा था। बीच बीच में झटके आए, लेकिन लंबे समय तक बाजार में ऊपर जाने का ही ट्रेंड रहा। इस ट्रेंड को देखकर बड़ी संख्या में नए निवेशक मार्केट की तरफ दौड़े आए। उन्हें फायदा भी नजर आया, लेकिन लंबे समय से नुकसान देखते देखते उनका मन बसंती तो नहीं होगा। जेठ की तपती धूप की तरह उनका दिल इस वक्त जल रहा होगा। सितंबर के महीने के बाद से बाजार कभी कभार ही ऊपर गया। 6 महीने के बीच में ज्यादातर नीचे आता रहा। इन 6 महीनों में भारत का मार्केट 479 लाख करोड़ से घटकर 11 फरवरी को 409 लाख करोड़ पर आ गया। यानी निवेशकों को करीब 70 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। 11 फरवरी और 12 फरवरी के दिन शेयर बाजार का रंग लाल में ही रंगा रहा। हर तरफ लाल ही लाल, हर सेक्टर में गिरावट, रंग लाल। ऑटो, मेटल, बैंक, फार्मा, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सबके शेयर गहरे लाल रंग में नजर आए। मार्केट का यह लाल ना तो प्रेम का है, न शराब का, केवल रक्त का है, रक्त स्नान का। दलाल स्ट्रीट को लोग द लाल स्ट्रीट पुकारने लगे हैं। अपने डूबे हुए पैसे की आह में वसंत को वैलेंटाइन बुलाने लगे। मुश्किल से हरा रंग नजर आया। आपका पैसा रक्त में स्नान कर रहा है। आप कुंभ में स्नान कर रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था डुबकी ले रही है, करोड़ों लोगों की पूंजी डुबकी ले रही है। जिस बाजार को दिखाकर भारत के विकास की गाथा लिखी जा रही थी, वह पिछले 6 महीनों से डमाडोल है। शेयर मार्केट के रिटर्न के दम पर मिडिल क्लास ने जो सपने खड़े किए, उनका क्या होगा? वो बैल की सवारी करना चाहते थे, मगर भालू ने अपनी पीठ पर बिठा लिया है। इसलिए मार्केट को बियरिश कहा जाता है जब मार्केट में गिरावट आती है। मिडिल क्लास क्या लंबे समय तक गिरावट के इस दौर को झेल पाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। कई लोग कह रहे हैं कि मार्केट में हवा भर दिया गया था, अब करेक्शन हो रहा है। कई लोग यह भी कह रहे हैं करेक्शन का दौर पूरा हो गया है। तो कई लोग कहते जा रहे हैं कि यह करेक्शन नहीं है, गिरावट है और गिरावट का दौर लंबा चलेगा। भांति भांति के विचार हैं। मार्केट के गिरने के इतने बहाने हैं कि समझने वाला भी डगमगा जा रहा है। कुछ लोग विदेशी निवेशक का बहाना बनाते हैं। जैसे ही उनकी बात कुछ समझ में आने लगती है, घरेलू निवेशक का घाटा सुनकर फिसल जाते हैं। किसी तरह संभलते हैं तो टैरिफ और ट्रंप का नाम सुनकर लड़खड़ाने लग जाते हैं। इसके कारण बाजार कब गिरा समझ नहीं पाते, लेकिन 6 महीने से बाजार गिरता जा रहा है। व्यापक दृश्य यही है। कभी इस अखबार में तो कभी उस अखबार में ढूंढा कि शेयर मार्केट क्यों गिरा जा रहा है। ट्रंप ने आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाना शुरू किया है, उससे गिर रहा है। मगर एफटी में फाइनेंशियल टाइम्स में एक विश्लेषण पढ़ा, इसमें लिखा है कि टैरिफ वॉर को लेकर दुनिया के बाजार उतने चिंतित नजर नहीं आते जितना बताया जा रहा है।
रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है, कैसा लिखते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन उनका विश्लेषण है कि स्टील के आयात पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान से बाजार पर खास असर नहीं है। चीन में भी बाजार कुछ कमजोर हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ है। मैक्सिको और यूरोप के बाजार में अफरा तफरी है, मगर अब स्थिति संभल रही है। इस विश्लेषण में भारत के बाजार की चर्चा ही नहीं, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स में भारत की खबरें आए दिन छपती रहती हैं। ट्रंप के टैरिफ प्लान को कारण बताया जा रहा है, लेकिन क्या दावे के साथ कहा जा सकता है कि भारत का बाजार ट्रंप के टैरिफ प्लान के कारण गिरा जा रहा है? ट्रंप ने स्टील के आयात पर 10% से बढ़ाकर 25% का टैरिफ लगाया है। अमेरिका अपनी स्टील की खपत का सबसे अधिक कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से आयात करता है। अमेरिका भारत से बहुत ही कम मात्रा में स्टील का आयात करता है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत के बाजार पर असर नहीं होगा, लेकिन भारत का बाजार तो पहले से गिरता चला आ रहा है। और हमारा सवाल बस इतना है कि ट्रंप के कारण को कहीं बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बताया जा रहा है। मेटल की कंपनियों के दाम गिरे तो बात समझ में आती है, लेकिन शेयर बाजार में ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जिसमें गिरावट ना देखी जा रही हो। 6 महीने से बाजार की गिरावट क्या कहती है? भारत का रुपया गिरता जा रहा है। मंगलवार को रिजर्व बैंक ने रुपया भी गिरता है, मोदी भी गिरता है। डॉलर का दाम 88 रुपए से नीचे चला गया होता। 12 फरवरी के बिजनेस स्टैंडर्ड के पहले पन्ने पर खबर छपी है कि मार्केट कारोबारियों के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 दिन में 12 अरब डॉलर बेचे हैं, तब जाकर रुपया कुछ टिक पाया है। शायद उसी का नतीजा रहा होगा कि आज यानी 12 फरवरी को भारतीय रुपए ने 2 साल में सबसे दमदार वापसी की है। 87 से ऊपर आकर 86.47 का हो गया एक डॉलर। लेकिन कब तक डॉलर बेचकर रुपए को बचाया जाएगा? एशिया में 2 ही मुद्राओं की हालत रुपया भी बचेगा नहीं, मोदी भी नहीं बचेगा। इंडोनेशिया का रुपया और भारत का रुपया। इस गिरावट को लेकर आप ट्रंप से ईवीएम स्कैम की रिजल्ट चल रहा है। का जवाब खोजना होगा कि क्या भारत के बाजार में जानबूझकर हवा भरी गई थी ताकि लोगों का विश्वास बना रहे कि अर्थव्यवस्था चमक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी निवेशकों ने इस मार्केट का गुब्बारा देख लिया और वे अपना पैसा लेकर निकलने लगे। भारत की अर्थव्यवस्था में ठहराव के संकेत तो महीनों पहले मिलने लगे। चला जाएगा। कॉर्पोरेट का मुनाफा इस तिमाही में औसत बताया जा रहा है। तो अब चालाकी से भारत के अपने कारणों को पीछे धकेलकर ट्रंप को आगे किया जा रहा है। कोई भी यह नहीं बताता कि बजट में 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री किया गया, तब तो ताली बजाई गई। फिर भी उपभोक्ता मांग नहीं बढ़ी, यही कहा गया था। उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों के दाम अब भी क्यों गिरते जा रहे हैं, कोई नहीं बता रहा। जब भी बाजार गिरता है एक नया बहाना आ जाता है। क्या ट्रंप के बाजार गिरता है, मोदी गिरता है, शाह गिरता है, राजीव कुमार गिरता है, लेकिन उसके पहले भी बाजार कई बार गिरा है और सितंबर से गिर रहा है। 11 फरवरी को 9 लाख करोड़ से अधिक की राशि स्वाहा हो गई। एक दिन में आरबीआई गिरता है, 900 रुपया नहीं कमा पाते हैं और यहाँ 9 लाख करोड़ डूब गए। ट्रंप को खुश करने के लिए भारत ने बजट में ही कई चीजों पर आयात शुल्क घटा दिए। अखबारों में हेडलाइन है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से टैरिफ प्लान लेकर जा रहे हैं ताकि ट्रंप के गुस्से को शांत किया जा सके। इस तरह की हेडलाइन से तो भारत का मार्केट चढ़ना चाहिए था, इसके बाद भी गिरता जा रहा है। 12 फरवरी को 12 बजे से पहले 6 लाख करोड़ डूब जाने की खबर छपी थी। फिर यह राशि 7 लाख करोड़ बताई गई, 8 लाख करोड़ बताई गई, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में सुधार हुआ। आंकड़ों में जरा अंतर आ सकता है। 2 दिन के भीतर 15-16 लाख करोड़ डूबे। किस किस का पैसा लुटा, किस किस का दिल टूटा, किस किस की सांस अटक गई, खबर में इसका कोई ब्यौरा न था। अगर आप शेयर मार्केट में अपने निवेश के नेगेटिव होने से नेगेटिव हुए जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। पॉजिटिव होने की गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन आपके इस दुख को हल्का कर सकते हैं। मूर्छित पड़े निवेशकों में प्राण डालना आसान नहीं, शेयर बाजार के गिरने की कथा में जान डालना आसान नहीं। अप्रैल 2022 में वित्त मंत्री ने संसद में अच्छी नहीं है कि विदेशी निवेशक तो आते जाते रहते हैं, उनकी परवाह क्यों करनी। कीटोय अपने देसी निवेशक हैं, वो मार्केट के साथ खड़े हैं।
लेकिन जिन देसी निवेशकों की तारीफ वित्त मंत्री 2022 में कर रही थी, आज तो उनका ही हाल बुरा है। वो मार्केट के साथ खड़े तो हैं, तब फिर वित्त मंत्री उनकी बात क्यों नहीं कर रही हैं? आज जब वो डूब रहे हैं तो उनके भरोसे की बात, दिलासे की बात क्यों नहीं कर रही? उन्हें क्यों नहीं बताया जा रहा है कि उनके पैसे के साथ क्या हो रहा है? FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. I think we as a house should stand up and appreciate the Indian retailer who's invested a lot of confidence in the stock markets today in India. विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते और ना इससे नजर फेर सकते हैं। उनका पैसा निकालना बहुत कुछ कहता है। यह समझना जरूरी है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा क्यों हिल गया। सितंबर 2024 वो बादाम खाते हैं, विदेशी निवेशक FII इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुनाफा करके चले जाएंगे। कहानी में यकीन कर रहे थे, लेकिन सितंबर के बाद ऐसा क्या हुआ कि विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालना वो शुरू कर जानते दिया? हैं कि रुपया गिर रहा है, रुपया अपनी साफ तरफ हो रहा से है। कभी नहीं कहेगी और जानकार कहने की हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगे। मूल बात है कि विदेशी निवेशकों की नजर में भारत के विकास की गाथा यानी नैरेटिव का जादू उतर गया है। सितंबर की तिमाही के आंकड़े ने ही इसका ऐलान कर दिया था। नवंबर 2024 में जैसे ही आंकड़ा आया कि दूसरी तिमाही में जीडीपी 5.4% रहेगी, इसने विदेशी निवेशकों की आंखें लंबे समय के जीडीपी लिए गई, खोल रुपया गया, इसके मोदी पहले गया, उन्हें मोदी भरोसा भी था कि जाएगा। कुछ भी हो जाए, साथ में भारत का ग्रोथ खराब नहीं होगा। 5.4% की जीडीपी ने भारत के ग्रोथ की नैरेटिव को पटरी से उतार दिया। यहीं से शुरू होता है अति आशावाद की जगह अति निराशावाद का दौर। विदेशी निवेशकों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए। भारत के ईवीएम ग्रोथ जाएगा, की जिस मोदी कहानी जाएगा। को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में घूम घूम कर सुनाई, मार्केट की जुबान में जिसे बेचा, उस कहानी के खरीदार कुर्सी से उठकर सिनेमा हॉल से बाहर जाने लगे। इसी बीच एक और घटना होती है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्टिमुलस देना शुरू कर दिया। सरकार पैसे डालने लगी, जिससे संकेत मिला कि सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में जान आ रही है। चीन का मार्केट वापसी करने लगा। चीन के मार्केट का स्टॉक ऊपर गया और इस खबर ने चीन की स्टोरी पूरी तरफ बदल दी। भारत के बाजार से निकला पैसा चीन की तरफ भी मुड़ा, लेकिन सारा पैसा नहीं गया। कुछ समय के लिए कुछ ही पैसा चीन की तरफ गया। विदेशी निवेशकों के लिए खेल का मैदान बदल चुका था। खेल का मैदान अब चला जाता है अमेरिका। सारे निवेशक मोदी अमेरिकी जाएगा बाजार तब की तरफ पॉलिशन दौड़ने चेंज लग होगी, गए, क्योंकि उसका स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगा। इस बीच कुछ अमेरिका का मार्केट सच कहने वाला नहीं है ना। पूरी दुनिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन का 70% तक हो जाता है। इतना बड़ा बाजार हो गया उसका। हाल के कई दशकों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। भारत में जो विदेशी निवेशक पैसे लगा रहे थे, भारत को लेकर उनकी आंखें खुल चुकी थीं और अमेरिका उनकी आंखों के सामने एक नया सपना बनकर खड़ा हो चुका था। क्या कभी आपने सोचा था कि भारत के मार्केट का कंपटीशन अमेरिका के मार्केट से हो जाएगा? लेकिन हो गया। इन 3-4 प्रमुख कारणों से विदेशी निवेशकों ने भारत की तरफ देखना बंद कर दिया है। भारत सरकार समझ गई थी, इसलिए इस बार के बजट में टैक्स में कटौती की गई, लेकिन निवेशक इन बातों से उत्साहित नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि टैक्स की छूट का असर बहुत ज्यादा नहीं होता, 1-2 तिमाही में दिखेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। फिर भी अगर टैक्स की छूट से मार्केट में जान आती है, लोग खरीदने लगते हैं। 5 रुपए की बिस्किट के पैकेट की जगह 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए खर्च करने लगते हैं, तो निवेशक उस दिन का इंतजार करेगा, आंकड़ा देखेगा कितना उछाल आता है। अगर उपभोक्ता कंपनियां अच्छा करेंगी तो हो सकता है कुछ निवेशक भारत की तरफ लौटने लग जाएं। एक और बात है, जब डॉलर के मजबूत होने की खबरें चलती हैं तो निवेशक अक्सर विकासशील देशों की तरफ नहीं जाते। उन्हें पता है कि डॉलर मजबूत होगा तो इन देशों में निवेश का फायदा नहीं मिलेगा।
मोटा मोटी यही बात हमें समझ में आई। हमने कई लोगों से बातें मोदी और की, रुपया कई दोनों गिर अखबारों रहा को है। पढ़ा कि हिंदी में इन बातों का जिक्र बहुत जरूरी है। भारत के लिए विदेशी निवेशकों को फिर से आकर्षित करना अभी मुश्किल लगता है। बजट के समय यह खबर आई कि सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया जितना आवंटित किया था, और अब वित्तीय घाटा कम करने के कारण सरकार आगे भी पैसा खर्च नहीं करेगी। इसे विदेशी निवेशकों ने इस तरह से भी पढ़ा होगा कि सरकार अब वह सरकार नहीं रही। योजना बनाने और लागू कर दिखाने की क्षमता से This is the place. ओनली ईवीएम स्कैम गवर्नमेंट रह गई है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है ही नहीं। लास्ट 10 साल से गवर्नमेंट है नहीं, ईवीएम पीएम है। इंडिया हैव नो पीएम लास्ट 10 years, दैट इज ट्रूथ मैटर। She cut capital expenditure by the central government by 92,682 crore. Not revenue expenditure, sir. Capital expenditure by the central government was cut by 92,682 crore. She cut the grants in aid to states for creating capital assets, that's another form of capital expenditure, by 90,887 crore. So total cut in capital expenditure by the center and the states, I'm not apportioning blame, but the center and the states in the current year will be 1,83,569 crore. By cutting capital expenditure by such a humongous amount, she saved on the fiscal deficit 43,785 crore. I can understand if she has saved on the fiscal deficit 1,83,000 crore. It is bad policy, but I will understand. But after cutting 1,83,000 odd crore, she saved about 44,000 crore. Is it good policy? I don't know. Is it good economics? I say no, it is not good economics. ओनली ईवीएम इकोनॉमी, ईवीएम स्कैम, टोटल स्कैम, 4,000 बाजार स्कैम। में जो गिरावट है उसकी वापसी तभी होगी जब भारत कोई नया नैरेटिव लेकर सामने आएगा। वित्त मंत्री का बार बार कहना कि भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है काफी नहीं होगा। कम से कम उनकी इस लाइन से निवेशक आकर्षित नहीं हो रहे हैं। Only in 2 out of 12 quarters, last 12 quarters, only in 2 out of last 12 quarters has the growth rate touched 5.4 or remains below it. I want to inform the members that on account of strong economic foundation, a speedy rebound is happening, and we shall take measures which will going forward help in keeping our economy growing fastest as in the last few years. Will continue to remain the fastest growing economy. ईवीएम ग्रोइंग, भारत को इस मोदी सच्चाई गोन का आफ्टर। सामना करना पड़ेगा। रही बात घरेलू निवेशकों के पैसा लगाने की, तो वो तो सामान्य बात है। कोई अगर शेयर बेचेगा तो कोई खरीदेगा। सवाल है कि किस कीमत पर खरीद रहा है। इसलिए हमारा सवाल है, क्या घरेलू निवेशक के दम पर अब मार्केट लंबे समय में संभल सकता है? इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने 1,04,414 करोड़ के शेयर बेचे हैं। इस साल अब तक DII घरेलू निवेशकों ने 99,380 करोड़ के शेयर खरीदे। सितंबर से फरवरी के बीच विदेशी निवेशकों ने करीब 2,93,000 करोड़ के स्टॉक बेच दिए, और इसी दौरान DII ने 3,03,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर दिया। अब तक कुल 20 अरब डॉलर से अधिक के भारतीय स्टॉक बेचे जा चुके हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था इस आंकड़े से छोटी होती है। सवाल यह नहीं कि जितना विदेशी निवेशक निकालते हैं उससे थोड़ा कम या ज्यादा घरेलू निवेशक लगा देते हैं। सवाल है कि घरेलू निवेशक को क्या मिल रहा है? क्या उनका पैसा, उनका निवेश डूब रहा है या मुनाफा कमाने की उम्मीद है? DII में बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड का होता है। आज कई म्यूचुअल फंड का रिटर्न नेगेटिव में बताया जाता है। इसके बाद भी दिसंबर और जनवरी में लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं। निवेश जारी है, मगर मुनाफे का इंतजार है। सभी को पता है कि बाजार गिरता है तो एक दिन संभलता भी है,
लेकिन अब तो पिछले 6 महीने से गिरा जा रहा है। जिन्हें अपने निवेश के बदले आज पैसा चाहिए था, उनका सपना टूट गया होगा। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि खुदरा निवेशक जिस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, उसका रिटर्न नेगेटिव क्यों है। उसके पास विकल्प नहीं है और लोग निवेश करते हैं, तो इसे हौसला बताकर बाजार के संकट को टालना क्या सही होगा। दिसंबर 2024 की इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है सुरभि खन्ना की कि 2024 में 425 में से 34 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिए। 3 इक्विटी फंड में एसआईपी में किए गए निवेश पर एक साल में डबल डिजिट के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। क्वांट पीएसयू फंड पर रिटर्न का रेट -20% से भी ज्यादा रहा। यानी अगर किसी ने इस फंड में प्रतिमाह 10,000 का एसआईपी निवेश किया तो एक साल में उसकी वैल्यू 90,763 पर आ गई, घट गई। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने करीब 12% का नेगेटिव रिटर्न दर्ज किया है। आदित्य बिरला एसएल पीएसयू इक्विटी फंड का रिटर्न 11.13% कम हो गया। मार्केट की पीक से तुलना करें तो 15 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के निवेश पर 35% का नुकसान हुआ है। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड और ट्रस्ट टीएमएफ स्मॉल कैप फंड जैसे म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी निवेश में 45% से 40% तक का घाटा देखा गया है। क्या ताली बजाने से, तारीफ करने से खुदरा निवेशक का दर्द कम हो जाएगा? जिसके लाखों डूब गए, क्या उसके दर्द की दवा यही तारीफ है कि मार्केट में पैसा लगा रहा है? 2023 के शुरू से शेयर मार्केट का प्रदर्शन अच्छा था, लंबे समय तक अच्छा भी रहा, लेकिन पिछले 6 महीने से जो दबाव है वो क्यों है? अगर ये लंबा चलेगा तो निवेशक खुद को कैसे संभालेगा? बाजार गिरता चढ़ता रहता है, लेकिन अगर लंबे समय तक गिरना जारी रहा तो उसके धीरज का क्या होगा? 11 फरवरी की खबर है, लाइव मिंट में छपी है। पिछले एक महीने में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के 22 स्टॉक 20% से लेकर 43% तक गिर गए। एक समय पर यह सभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। न्यूजेन सॉफ्टवेयर 43% से भी अधिक गिर गया। एक महीने में नेटवेब टेक्नोलॉजी 36% और सोनाटा सॉफ्टवेयर 23% गिरा। इस ब्रैकेट के अन्य स्टॉक भी काफी घाटे में चल रहे हैं। इस गिरावट को भी समझाया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले बाजार अब भी ऊपर है। फिर यह भी जोड़ दिया जाता है कि सेंसेक्स का मिड कैप 11% और स्मॉल कैप 13% नीचे है। मिड कैप उन कंपनियों को कहते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,000 करोड़ से अधिक और 26,000 करोड़ से कम का होता है। यानी मिड कैप में काफी बड़ी कंपनियां आती हैं। 6 दिन के भीतर मिड कैप में जिनके पैसे लगे हैं उनके लाखों करोड़ रुपए हवा हो गए। सीएनबीसी में शीर्ष कपूर की रिपोर्ट है, बता रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में बुरा हाल चल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप के 30% स्टॉक एक साल के अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। कुछ अपनी पीक से 60% नीचे आ चुके हैं। 70% से अधिक स्टॉक कम से कम 30% तक गिर चुके हैं। मिड कैप में मंदी का ये हाल है कि विश्लेषक लार्ज कैप की तरफ जाने का सुझाव देने लगे हैं। 2025 में मिड कैप सेगमेंट का प्रदर्शन काफी खराब बताया जा रहा है। जिस दौरान निफ्टी 2.5% गिरा, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 12% की गिरावट आ गई। हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट है, पिछले साल की शुरुआत में लिस्ट किए गए 266 लघु और मध्यम उद्यमों में से 1/3 घाटे में चल रहे हैं। यानी 266 में से 88 कंपनियों के स्टॉक घाटे में हैं। इनमें से 36 कंपनियों पर 100 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था। मजेंटा लाइफ केयर नाम की कंपनी 1000 गुना सब्सक्राइब हुई थी। आज वो अपनी ऑफर प्राइस से 30% नीचे आ चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले एक साल में 1000 से अधिक स्टॉक अपने शीर्ष स्तर से 30% नीचे गिर चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के निखिल अग्रवाल ने रिपोर्ट किया है कि यह मंदी बेहद चिंताजनक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले 4000 स्टॉक में 500 करोड़ से अधिक की मार्केट कैप वाली 1058 कंपनियों की वैल्यू कम से कम 30% कम हुई है। 11 फरवरी की शाम
बाजार की अलग अलग सूचकांकों की तुलना उनके अपने चोटी के स्तर से की जा रही है, तब पता चलता है कि बाजार कितना नीचे आ गया है। सेंसेक्स अपने शीर्ष के मुकाबले 11% से भी अधिक नीचे आ चुका है। निफ्टी 50 शीर्ष के मुकाबले 12% नीचे आ गया है। निफ्टी 100 13.7% नीचे आया है और निफ्टी 200 14% नीचे। निफ्टी 500 14.5% नीचे आया है। निफ्टी स्मॉल कैप की हालत काफी खराब है, ये अपने शीर्ष से 18.2% गिर गया है। निफ्टी मिड कैप 16.4% नीचे गिर चुका है और सबसे अधिक गिरावट आई है बीएसई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ में। शीर्ष स्तर के मुकाबले इसमें 22.3% की गिरावट दर्ज हुई है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव उसके जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब गिरावट का दौर लंबा हो जाए तो हौसला टूटने लग सकता है। अच्छी बात है कि निवेशक इसे अवसर के रूप में भी देखते होंगे, मगर कहीं ऐसा ना हो जाए कि केवल दांव लगाने और हारने के जुए में बदल जाए। दूसरी तरफ सोना क्यों महंगा होता जा रहा है, यह भी एक रहस्य की तरह हो गया है। 12 फरवरी को 10 ग्राम सोना 85,000 रुपए से पार निकल गया। चर्चा शुरू हो गई है, कुछ महीनों में 1 लाख से पार हो जाएगा। पिछले साल सोने में निवेश पर 27% का मुनाफा मिला। खबर तो यह भी छप रही है कि सोने का गहना गिरवी रखकर लोग कर्ज ले रहे हैं, तो इसे कैसे समझा जाए? क्या गिरवी रखने के कारण सोना महंगा हो रहा है या लोग शेयर बाजार से निकलकर सोने में निवेश कर रहे हैं? आम निवेशक इन बातों को कैसे समझे, अपने पैसे का निवेश कैसे करे, उसके लिए यह एक बड़ी चुनौती है। किसी के बहकावे में मत आइएगा, सोच समझकर विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। नजर आए 11 फरवरी को बाजार में